सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, हरिद्वार की धरती को प्रणाम करते हुए और आप सब सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूँ, लोकतंत्र विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं भारत माता का, गंगा माता का, भारतीय संविधान का प्रेमी हूँ और उसी प्रेमी की हैसियत से आपके सामने आया हूँ। और मैं निराश नहीं हूँ, मुझे आशा दिखती है, मुझे हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य दिख रहा है। इसलिए अपनी बात और जोर से कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा से बोलूँगा और मुझे विश्वास है कि मेरी बात आपकी आत्मा तक जाएगी। मेरी ही एक गजल का शेर है, जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। इतनी बातें की गई हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंधेरे की, लेकिन रोशनी हमें ढूंढनी है और बनानी है। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। और जब आप जैसे सुधी इतने सारे जुगनू सामने बैठे हों तो फिर अब अच्छे समय, रोशनी की देर कितनी है। हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन चुनौतियों की बात जब की जाती है तो हम लोग पिछले 14 महीने से शहरों में नहीं, मीडिया के सामने नहीं, गांव-गांव जाकर संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप भी ये प्रयोग करके देख लीजिए, 4-5 हजार लोगों के पास गांव में चले जाइए और पूछिए कितने लोगों ने भारत के संविधान का नाम सुना है। हम लोगों ने प्रयोग करके देखे हैं, 3-4 हजार लोगों में कहीं 1-2 लोग मिलते हैं जिन्होंने भारत के संविधान का नाम सुना है। और संविधान में पहला मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। क्या पालन और आदर बिना जाने हो सकता है? पहला मूल कर्तव्य है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे संविधान में कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि 4-5 हजार लोगों ने में किसी 1-2 ने भारत के संविधान का नाम सुना है, जानना तो छोड़ दीजिए। तो हमारा लोकतंत्र कहां रह गया? हम भीड़ तंत्र से लोकतंत्र बनते तभी हैं जब हम संविधान को जानकर भीड़ से नागरिक बनते हैं। और जब हम संविधान जानते ही नहीं, हम नागरिक ही नहीं हुए, तो लोकतंत्र कैसा? संविधान वह यंत्र है जो हमें लोकतंत्र तो बनाता ही है, उसके साथ हमारी व्यवस्था को सुनियोजित करता है और नियंत्रित करता है। लेकिन जब हमारे लोग उस यंत्र का नाम ही नहीं सुने हुए हैं जिससे व्यवस्था को सुनियोजित करना है और नियंत्रित करना है, तो व्यवस्थाएं सुनियोजित कैसे होंगी? अनियंत्रित व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी और जैसे मिल रही हैं। इसलिए हम लोग जब गांव-गांव गए और हमने संविधान के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, 500-600 स्कूलों में गांव के गए, तो संविधान पर चर्चा करने आए हैं, संविधान बताने आए हैं, तब लोग बहुत मन से नहीं सुनते थे, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। लेकिन ये खुशी की बात है, ये हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ कथा सुनने का बहुत रिवाज है। तो हम लोगों ने अपनी कथा, संविधान की कथा सुनानी शुरू की। विश्वास मानिए, जब एक गांव में हम लोग खबर कर देते थे कि कल से हमारी कथा होगी गांव में, तो आसपास के 5-6 गांवों से 4-5 हजार लोग आ जाते थे। और हम कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी के दलान पर, कहीं मैदान में, बरसते पानी में, धूप में हम लोग लगातार संविधान कथाएं कह रहे हैं।
4-5 जिस हमारे मतदाताओं को इतना कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाते, ये गलत लोगों को चुनते हैं, ये है वो है, उन्हीं मतदाताओं को जब हम लोग 4-5 घंटे तक संविधान की कथा सुनाते हैं तो उनमें वो लोग रोमांचित हो जाते हैं, बहुत लोग रोने लगते हैं। और पिछले 14-15 महीनों में जिन जिन गांवों में हम लोगों ने संविधान कथाएं सुनाई या संविधान की चर्चा जिन जिन स्कूलों में की, या जहां अभी जो पुस्तिका आपको एक संविधान की जागो गणराज्य जागो दी गई है, जहां ये किताब ज्यादा लोगों ने पढ़ ली, पंचायत चुनाव में यूपी के ग्राम प्रधान के वहां एक भी गुंडा, बदमाश, पैसा बांटने वाला, शराब बांटने वाला या ढेर सारी गाड़ियों के साथ नॉमिनेशन करने वाला नेता, हर जगह सीधे साधे सरल लोग जीते हैं, पैदल चलकर या साइकिल से प्रचार करने वाले। ये हम लोगों ने करके देखा है। हम अपने मतदाताओं को बताएं तो संविधान, जब संविधान के ज्ञान की रोशनी हो जा रही है तो जितनी हमारे लोकतंत्र की कमियां आज बताई गई या आप खुद महसूस करते हैं, सब दूर हो जाएंगे। जहां संविधान के ज्ञान का अंधेरा होता है तो अंधेरा होने पे तरह तरह के चोर, उचक्के, मच्छर ऑपरेट करने लगते हैं, लेकिन जब ज्ञान की रोशनी फैल जाएगी संविधान के तो सारे चोर, उचक्के, मच्छर गायब हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी संविधान को जन जन तक ले जाइए, संविधान का खुद ज्ञान प्राप्त करिए जो आपका पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, और फिर उस ज्ञान को दूर दूर तक जहां तक हो सके एक चेन रिएक्शन के रूप में ले जाइए। यह मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं मां गंगा के इस तट पर। सब लोगों को जल्दी थी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। संविधान के लिए तो मैं और लोकतंत्र के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया है, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूं। आप जब तक सुनेंगे मैं वादा करता हूं कि मैं प्यार से सुनाता रहूंगा, और तब तक सुनाता रहूंगा जब तक आपकी और मेरी आवाज भर्रा ना जाए। मेरी गजल के कुछ शेर हैं। जिस व्यवस्था में आम आदमी की, इसीलिए पानी ले आया हूं, पानी पी के सुनाऊंगा। जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। जिस व्यवस्था के में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। अब बड़ी लहर आप लोग लाएंगे, हैं बचे आशीष भाई जैसे लोग लाएंगे। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और मैं कैसे, वो भर्राने, आवाज भर्राने पे आई ये गजल याद, कि मैं कैसे अपनी कहानी सुनाना बंद कर दूं, मैं कैसे अपनी कथा सुनाना बंद कर दूं, अभी तो तेरी मेरी आवाज भर्राई नहीं है। मैं कैसे अपनी कथा सुनाना बंद कर दूं, अभी तो तेरी मेरी आवाज भर्राई नहीं है। और लोकतंत्र के बारे में इतिहास का भी हवाला दिया गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज का एक मौसम आता है। 1940 और 50 के दशक में पूरी दुनिया में दो चीजों का मौसम आया, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का, और डेमोक्रेसी का। जो देश, जिन देशों ने बहुत स्वतंत्रता आंदोलन किया वो भी स्वतंत्र हुए, और लेट 50s तक आते आते जिन्होंने बहुत कम स्वतंत्रता आंदोलन किया वो भी स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का पूरी दुनिया में मौसम आ गया था। अनंत कारण थे उसके, आप जानते होंगे, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तमाम कारण, आने जाने की सुविधा दुनिया में, अनंत कारणों की वजह से 1940s और 1950s में स्वतंत्रता का मौसम आया और साथ ही मौसम आया डेमोक्रेसी का। जितने देश स्वतंत्र हुए सबने संविधान बनाकर लोकतंत्र ही स्थापित किया। किसी ने राजशाही या सैनिकशाही नहीं स्थापित की। हाँ, कुछ देशों में जनतंत्र लड़खड़ाया, जैसे हमारे पड़ोसी देश में, और सैनिक शासन आया भी, लेकिन फिर लोकतंत्र की ताकत या मौसम की वजह से वापस लौट लौट करके लोकतंत्र आ गया, क्योंकि दुनिया में लोकतंत्र का मौसम आ गया था। और एक चीज, मेरा एक अंग्रेजी में नॉवेल है जो लोकतंत्र की बेहतरी और फ्यूचर में लोकतंत्र किधर जाएगा उसी की तरफ वो नॉवेल है, विन 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 द ऑर्फन वे। उसमें मैंने ये विजुलाइज किया है 1997 में कि 2010 से 25 तक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं बेहतर होने वाली हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और उसका वैज्ञानिक कारण यह दिया है कि किसी भी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित कर देना और जमीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगा देना, दोनों एक जैसे फेनोमेनाज हैं, जमीन से जुड़ने की फेनोमेना। तो जब हम हैंडपंप स्थापित करते हैं बोरिंग करके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं और पंपिंग करते रहते हैं। 3-4 घंटे की पंपिंग के बाद जब नीचे से पकड़ लेता है पानी, तो कैसा पानी शुरुआत में आता है, गंदा, रेतीला, मटमैला। लेकिन फिर आप 3-4 घंटे चलाते रहिए तो साफ पानी के ट्रेसेस दिखने लगते हैं, और काफी देर तक जब आप और चलाइए तो साफ पानी हमारे हैंडपंप से आने लगता है। वैसे ही जब हमने डेमोक्रेसी का तंत्र स्थापित कर दिया, तो शुरू में हमें अपने तंत्र पर ऊपर से साफ पानी डालने की जरूरत महसूस हुई। वो कहां से आया? स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग थे वह सब ऊपर से सिस्टम में आ गए, और जब तक वो जीवित रहे या उनकी लाइफ का एवरेज टाइम, यानी कि 30 साल मान लीजिए, एक पीढ़ी का एवरेज जो बचा हुआ समय था, मिड 1970s तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स या फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए लोग ही व्यवस्था पर काबिज रहे, मोर और लेस। मिड 70s के बाद जब ग्रॉस रूट से पानी आना शुरू हुआ, तो शुरुआत में 3-4 घंटे तक जो ट्रांजिशन फेनोमेना होता है, उसमें तरह तरह के गंदे मतमैले टाइप के लीडर्स उभरे, जीते। जिसे सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि जनता और नेता के बीच में तालमेल नहीं रह गया, गैप हो गया। वो गैप इसीलिए था कि जनता तो शुद्ध पानी की थी और जो हैंडपंप से निकल रहा था वो गंदा मटमैला पानी रहा। लेकिन एक पीढ़ी की पंपिंग और एक जनरेशन की पंपिंग और 2010 के बाद अब साफ पानी का समय आ गया है, मौसम आ गया है हमारी व्यवस्था में। इस साफ पानी की व्यवस्था में हमारी आपकी क्या भूमिका है, ये हमको आपको तय करना है। ये बहुत ट्रांजिशन का पीरियड है जब हम गंदे पानी से साफ पानी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या भूमिका है, ये हमको गहराई से सोचकर तय करनी है। और इसमें एक फैक्टर और भी है कि गंदी व्यवस्थाएं ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वे खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती हैं, वे खुद अपने आगे बढ़ने का रास्ता रोकती हैं। मेरी एक और 4 लाइन की छोटी सी कविता है जो आपने अपने घरों के आसपास नालियों में पानी बहते देखा होगा, कभी कभी नालियों को और पाइपों को भट जाते हुए, चोक हो जाते हुए देखा होगा। उस अनुभव को याद करके 4 लाइन की इस कविता को गहराई से सोचकर उसका आनंद लीजिए। गंदा मटमैला, गंदा मटमैला पानी बह बहकर
खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये 30-35 साल जो गंदे पानी का आवाजाही रही, उसने अपने अब और भविष्य के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब पब्लिक इतनी समझदार हो गई है कि वह विकल्पों की तलाश कर रही है। इसलिए और अब अच्छा समय आ रहा है, और उस अच्छे समय को लाने में हमारी और जो जो भूमिकाएं हो सकती हैं, वह मिल बैठकर सबको चर्चा करना है। लेकिन एक काम तो जरूर करना है, वह कंपलसरी है। जैसे कोई इम्तिहान में कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल, और चीजें भले ही ऑप्शनल हो, यह कंपलसरी है। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको, आपको, सबको मिलकर संविधान की जानकारी को जन जन तक ले जाना है। और संविधान है क्या? संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, संविधान केवल लोकतंत्र का शास्त्र ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गहरा है। संविधान उन सपनों का कलश है जो सपने हमारे आजादी के आंदोलन में शहीद हुए या सब कुछ कुर्बानी देने वाले लोगों ने देखे थे। जैसा वो देश, जैसी वो भारत माता बनाना चाहते थे, वे सारे सपने हमारे संविधान में हैं। हमारा संविधान उनका कलश है। तो अगर हम संविधान को जन जन तक उन कुर्बानी देने वालों के सपनों के रूप में जिम्मेदारी के साथ नहीं ले जाएंगे, तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे? क्या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुर्बानी देने वाले लोगों ने सोचा था कि इस देश में 17 साल में 3,75,000 से ज्यादा किसान सुसाइड कर लेंगे? क्या इसी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? और सुब्रमण्यम भारती, जो दक्षिण भारत तमिलनाडु के सबसे बड़े नेशनलिस्टिक पोएट हुए हैं, उनकी एक लाइन है कि अगर इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, अगर इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर सबकी भूख मिटाने वाला किसान भूखा सोने को कौन कहे, सुसाइड करने के कगार तक ठेल दिया जा रहा है, तो क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए? कम से कम संविधान के अज्ञानता के अंधेरे को तो तुरंत नष्ट कर ही देना चाहिए, जिसमें आपको जान की कुर्बानी भी नहीं देनी है। अभी सुभाष कश्यप जी ने कहा था, दूसरी आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई यही स्वतंत्र, हमारे देश के संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचा देना, यही दूसरी आजादी की लड़ाई है। भगीरथ का एग्जाम्पल लीजिए। भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा अवतरित हो गई, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ? शंकर की जटा में उलझ गई। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के तपस्याओं से, कुर्बानी से स्वतंत्रता आंदोलन अवतरित हुई, लोकतंत्र अवतरित हुआ और संविधान अवतरित हुआ। लेकिन वह पता नहीं किन किन शंकरों की जटाओं में उलझ गया, जन जन तक नहीं गया। उस समय बड़ी लंबी उम्र हुआ करती थी। भगीरथ की इतनी लंबी उम्र थी कि उन्होंने दोबारा तपस्या की और गंगा को शंकर की जटाओं से निकालकर जन जन तक ले गए, धरती पर प्रवाहित कराया। आज हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जीवित नहीं हैं, तो आज हमें भगीरथ की जगह, उन शहीदों की जगह खुद भगीरथ बनना पड़ेगा और स्वतंत्र जो हमारी संविधान की गंगा है, उसको जन जन तक ले जाने के लिए हमको खुद भगीरथ बनना पड़ेगा। और जिन जिन गांवों में, जिन जिन जगहों में हम लोगों की संविधान की कथाएं हुई, ये तो मैंने बताया है कि वहां चुनाव का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा। केवल
जानकारी हो जाने की वजह से बड़े चमत्कारिक परिणाम हुए। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के एक रिमोट गांव में एक स्कूल में हम लोगों की संविधान कथा हुई थी। वहां भी किताबें बांटी गईं। एक दिन चुनाव हो जाने के बाद, यूपी में पंचायत के चुनाव हो जाने के बाद, एक साहब का मेरे पास फोन आया कि पांडे जी आपकी किताब हमें मिली, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा किताब कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि आपका एक स्कूल में गांव के संविधान कथा कही थी, बच्चा हमारे गांव का वहां पढ़ता है, वो एक किताब लाया, उसमें हमने आपकी किताब पढ़ी, संविधान के बारे में बहुत अच्छी लगी। क्या आप हमारी एक समस्या का हल बता सकते हैं? हमारी एक समस्या संविधान हल कर सकता है। मैंने कहा आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा जो हमारा कोटेदार है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करता है हमारे गांव में, वह सारा अनाज और सामान ब्लैक कर लेता, इसलिए हम गरीबों को नहीं मिल पाता। तो हमने कहा प्रधान अब संविधान के 73वें संशोधन के बाद 29 विषयों पर पूरा अधिकार गांव सभाओं को दिया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी उसमें से एक है। तो हमने कहा कि आप अपने गांव के प्रधान जी से जाकर कहिए कि वो इसको ठीक कराएं। 29 विषयों में जिनमें उनका अधिकार है, वो उसमें से एक ये भी है। तो उन्होंने कहा यही तो संकट है, हमारे गांव के जो प्रधान हैं उन्हीं का वो भतीजा है कोटेदार। तो हमने कहा कि फिर आप एक काम करिए, आप अकेले तो सफर नहीं होंगे, और भी लोग परेशान होंगे। तो उनका हाँ, बहुत सारे लोग गांव के परेशान हैं। हमने कहा जितने लोग परेशान हैं सब इकट्ठे होकर के, और मेरी किताब में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम यूपी में जो परिवर्तन आए हैं वो लिखा हुआ है कि अगर 2 साल तक ग्राम प्रधान का काम देखने के बाद पब्लिक असंतुष्ट है, जो प्रधान है वो गरीबों के मकान वाला पैसा लूट कर अपना मकान बनवाता है, विधवा पेंशन खाता है, या पीडीएस कोटेदार से पैसा लेता है, स्कूल के टीचर से पैसा लेता है और स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाता, या डॉक्टर से पैसा लेता है, डॉक्टर अस्पताल नहीं आता, तो आप उसको 2 साल का काम देखने के बाद निकाल सकते हैं, केवल 1/3 लोग नोटिस दे करके। तो आप सब लोग जो उसके काम से असंतुष्ट हैं, वह प्रधान जी के पास जाइए, ये किताब भी लिए जाइए, वो प्रोविजंस उनको पढ़ के सुना दीजिए, और अगर वो पढ़ सकें तो उनसे पढ़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा कि तब आप उनसे कहिएगा कि हम आपको प्रधान के आपके कोटेदार की शिकायत करने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप जितना और गड़बड़ करा सकिए 2 साल करा लीजिए, लेकिन चुनाव आपको करना है कि आप 2 साल का प्रधान रहना चाहते हैं कि 5 साल का। इतने लोगों का ये कहना बिल्कुल इलेक्ट्रिक की तरह से प्रधान पे असर हुआ। उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, डांटा, और उस दिन के बाद वहाँ पीडीएस सिस्टम में ठीक से बंटवारा, मतलब सामान बंटने लगा, और उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया। इस तरह के हजारों अनुभव हो रहे हैं। केवल संविधान की जानकारी हो जाने के बाद सही लोग चुने जा रहे हैं, और जहाँ गलत भी चुन लिए गए हैं वहाँ भी सही काम होना शुरू हो गया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि संविधान के ज्ञान की रोशनी जहाँ तक हो सके ले जाइए। और 2 चीजें कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक तो हमें कैसे लोगों का चुनाव करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान पारित किया, तो बाबा साहब अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और संविधान सभा के चेयरमैन, दोनों ने जो स्पीचेस दी हैं वो पढ़ने लायक है, हर भारत के नागरिक के लिए पढ़ने लायक है, बहुत ज़रूरी है। और इस किताब के अगले एडिशन में हम लोग उसको दे रहे हैं। दोनों ने कहा है कि हमने कितना भी अच्छा संविधान बनाया हो, अगर भारत के लोग अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे तो यह अच्छा संविधान भी उनकी खुशहाली नहीं दे पाएगा।
और संविधान ने भी 2 जगह ये चाहा है कि अच्छे लोग चुने जाएं। एक, जहां पर मूल कर्तव्यों में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा ताकि देश सफलता की ऊंचाइयों तक जाए। और हर चुनाव हमारा सामूहिक गतिविधि है, इसलिए हर चुनाव में हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारे विधानसभा क्षेत्र को, लोकसभा क्षेत्र को, ग्राम सभा क्षेत्र को और पूरे देश को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। और दूसरा, संविधान ने चाहा है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो संविधान में बताए गए हैं कि तीनों सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव सरकार, अपने व्यवहार में अनुपालन करेगी। उसमें गरीबों की देखभाल, धन का एक जगह कंसंट्रेशन रोकना, बहुत सारी अच्छी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनाई जाए, सबकी सहभागिता कैसे हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ये कह दिया कि यह लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। जनता कोर्ट में नहीं जा सकती कि यह सरकार हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हक का अनुपालन नहीं कर रही है। तब पब्लिक को क्या रास्ता रह जाता है? पब्लिक का एक ही रास्ता है कि वह ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुने, चाहे गांव सभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार जनता की भलाई का काम कर सके। तो हमारे संविधान निर्माताओं के वक्तव्य, हमारे संविधान की इच्छा के अनुसार हमें अच्छे लोगों का चुनाव करना है। अब अच्छा कौन है, इस पे बहुत सारी डिबेट हो सकती है, लेकिन एक कहानी मैं आपके सामने सुनाऊंगा 2-3 मिनट में। यह कहानी आपने सुनी होगी और ये कहानी मैंने बचपन में अपने गांव में अवधी में सुनी, बस्ती ज़िले में। लेकिन बाद में जब दुनिया की सारी भाषाओं की लोक कथाएँ सुननी शुरू की तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यही लोक कथा मुझे रूसी भाषा में मिलती है, अरबी भाषा में मिलती है, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिलती है, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों की भाषाओं में भी मिलती है। आदिवासी क्षेत्रों में भी ये लोक कथा प्रचलित है। तो एक कहानी लाखों साल से जब पूरी धरती पर फैल गई, सोचिए कितना गहरा मर्म होगा इस कहानी में। और जब छापे खाने नहीं थे, प्रेस नहीं था, मीडिया नहीं था, फिर भी पूरी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। और कहानी की तरफ मुझे केवल इशारा करना है, आप इस कहानी को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इससे बड़ी कोई कहानी न तो कोई कहानी है और न लोकतंत्र की इससे बड़ी कोई ताकतवर चीज़ हो सकती। 2 चिड़िया, तोता मैना, बहुत दिन से भूखे थे। बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। उसको न्यायपूर्वक आधा आधा करने के लिए उसे खूंटे में रगड़ते हैं। रगड़ने से वो दाल का दाना 2 हिस्सों में बंट तो जाता है, लेकिन खूंटे में कोई दरार वगैरह रही होगी तो आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है, आधा जो बाहर है उसको लेकर मैना उड़ जाती है। अब तोते का आधा दाल का दाना खूंटे में फंसा हुआ है। जब तोता नहीं निकाल पाता, भैया थोड़ी देर बाद बांट दो, बस 5-7 मिनट और सुन लो, आप भी सुन लो। जब तोता नहीं निकाल पाता तो बढ़ई के पास जाता है, और जैसा मैंने अपनी अवधि में सुना, बढ़ई से कहता, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी काले परदेश जाई। बढ़ई डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, पूरी बात रिपीट करता है। हम समय बचाने के लिए केवल इशारा करते चल रहे हैं। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, रानी डसो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, सांप मारो, लाठी भी मारता है, लाठी भी डांटता है। आग के पास, फायर के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोखो, हाथी भी डांटता है। अब सबसे निराश होकर जा रहा है तोता, रोता हुआ जा रहा है, भूख से व्याकुल होता हुआ जा रहा है। उसका रोना एक चींटी सुनती है और उससे आकर रोने का कारण पूछती है,
और जब पूरी बात बताता है तोता, तो चींटी कहती चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूंगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो वो हल्के हल्के हाथी के सूंड में घुसकर रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अवधि में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोए। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को तैयार हो जाता है, लाठी सांप मारने को तैयार हो जाता है, सांप रानी डसने को तैयार हो जाता है, रानी राजा छोड़ने को तैयार हो जाती है, राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है, और इस तरह तोते को दाल का दाना मिल जाता है। अब इस कहानी में बताइए कि सबसे अच्छा एलिमेंट कौन है? हम बात कर रहे थे कि कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधि है, कौन सबसे अच्छा एलिमेंट है। और छोटे छोटे 1 से 5 तक के बच्चों से भी जब मैंने ये कहानी सुना के पूछी, बच्चों ने ताली बजा के सुना और सबने जोर से कहा चींटी। सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कौन है? सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी कौन है? इतनी लीडरशिप क्वालिटीज के ट्रेनिंग्स कराए जाते हैं, सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी किस एलिमेंट में है? सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? सबसे बड़ा मैनेजर कौन है? किसी भी एंगल से सोचिए, उत्तर चींटी आती है। और चींटी यह सब कुछ क्यों है? अपने किस गुण के कारण है? सबके पास तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी में संवेदना या सेंसिटिविटी नहीं थी। और चींटी में इतनी संवेदना हुई कि उसने खुद आकर तोते से रोने का कारण पूछा। और अगर रोने का कारण पूछ के चली जाती वापस, तो क्या यह संवेदना होती? तब यह उत्सुकता या क्यूरियोसिटी होकर के रह जाती। यह संवेदना तब पूरी होती है जब चींटी के वश में जितना था उतना किया, और उससे पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था, इनएक्टिव था, क्रियाशील हो गया। आशीष भाई अगर सबके जिनका ये सेवा कर रहे हैं या जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उनकी हालत देख करके लौट आते, तो क्या ये आशीष भाई होते? आज समाज सेवियों में उनका जो स्थान है, इस देश में कितने सारे समाज सेवी, इतनी सारी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और क्या काम कर रहे हैं। अगर सरकारों ने जितना फंड खर्च किया, धन खर्च किया योजनाओं में, अगर ठीक से खर्च हो गया होता तो इस देश में कोई न भूखा रहता, न बिना दवा के रहता, न कोई बिना शिक्षा के रहता। उसी तरह अगर इस देश में जितने एनजीओज हैं सबने ठीक से काम किया होता तो न कोई भूखा रहता, न बिना दवा के रहता और न किसी शिक्षा के रहता। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आशीष भाई जैसे लोग हैं, जो पूरी संवेदना के साथ हैं, जो दूसरे के दुख दर्द को अपने दुख दर्द जैसा समझते हैं। संवेदना का मतलब होता है जब हम आपके दुख को अपने वेदना जैसा समझते हैं। जब आपकी वेदना हमारी वेदना सम हो जाती तब हम संवेदनशील होते हैं। तो काश हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबलीज में, हमारे प्रधानी के चुनाव में आशीष जैसे संवेदनशील लोग भर जाएं। हम इनका रोल मॉडल, इनको रिप्लिकेट तो नहीं कर सकते, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर के अगर लोग संवेदनशील हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें चुनते समय केवल और केवल एक ही क्राइटेरिया देखनी है कि हमारा यह व्यक्ति कितना संवेदनशील है। और संवेदनशीलता की पहचान सबको है। एक बच्चा जानता है कि कौन कितना संवेदनशील है। लेकिन जब हम लोभ में पड़ जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, शराब ले लेते हैं, तो भूल जाते हैं। लेकिन अब अपने पास्ट अनुभवों से हम सीख चुके हैं, गलत लोगों को चुनाव जिताकर हम भोग चुके हैं। इसलिए अब अच्छे और संवेदनशील लोगों को चुनने के अलावा हमारे पास न वक्त बचा है और न हमें ये मौका। तो अब आगे के सभी मौकों में हमें सबसे संवेदनशील लोगों को ही चुनना होगा। बल्कि मैं एक स्टेप और आगे जाके कहता हूं कि अगर संवेदनशील लोग चुनाव में नॉमिनेशन न फाइल करें तो हमको उनको ढूंढ करके ले जा करके नॉमिनेशन जबरदस्ती फाइल कराना पड़ेगा। आशीष जैसे लोगों को जबरदस्ती एमपी का चुनाव लड़ाना पड़ेगा और जिता के दिखाना पड़ेगा बिना इनके एक पैसा खर्च किए हुए। हम जबरदस्ती इनको वोट दें। और ऐसे 546 आशीष भाई जैसे लोगों को पूरे देश में जिस दिन आपने चुन करके पहुंचा दिया लोकसभा में, तो हमारे भारत का स्वर्णिम युग आ जाएगा। उसकी जरूरत है हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। वह कहा था राजेंद्र प्रसाद ने और अंबेडकर जी ने। उन्हें 26
नवंबर 1949 को। और आखिर में चलते चलते एक छोटी सी कविता गांधारी सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। क्या 3-4 मिनट आप दे सकते हैं मुझे? कभी कभी माइथोलॉजी भी हमको भटका देती है, इसलिए हमें अपनी माइथोलॉजी को भी अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखना होगा। उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी आंखों को खोल के रखते हुए, अपने कानों को खोल के रखते हुए कविता सुनिए। गांधारी, तुमने अपनी आंखों पर स्वयं पट्टियां बांध ली पतिव्रत धर्म निभाने के लिए। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। असली पतिव्रत धर्म तो होता कि तुम अपने पति से कहती, अब मेरी आंखें तुम्हारी भी आंखें बनेंगी। वे लगातार तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगनी शक्ति से। वे लगातार तुम्हारी देखभाल में, रक्षा में, सेवा में रहेंगी दुगनी शक्ति से। लेकिन अच्छा रास्ता, अच्छा धर्म दिखाया, सिखाया, बताया तुमने। तुम्हारी माँ ने तो पितृव्रत धर्म निभाने के लिए अंधे पिता के पुत्रों को भी अपनी आंख पर पट्टियां बांध लेनी चाहिए। राज्य धर्म निभाने के लिए अंधे राजा की प्रजा को भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधिए कि प्रजा राजा से अधिक कैसे देखे। अच्छा चलो मान भी लें कि अति भावुकता में तुमने बांध ही ली पट्टियां कि तुम अपने पति से अधिक कैसे देखती, पति के अहंकार को, श्रेष्ठता के एहसास को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार, इस झूठे भ्रम और प्रचार ने मुझे सालों साल हॉन्ट किया है और मजबूर किया है ये लाइनें लिखने के लिए। लेकिन फिर यह झूठा भ्रम और प्रचार कि पट्टी बांधे बांधे तुम्हारी आंखों में इतनी शक्ति आ गई कि तुम जिसे भी देखोगी वह फौलाद का हो जाएगा। इस झूठे भ्रम और प्रचार को क्या कहेंगे? इस झूठे भ्रम और प्रचार को क्या कहेंगे? कोई कुछ भी कहता, जमाना कुछ भी कहता, कृष्ण कुछ भी कहते, एक मां होकर भी, और मां सारे अवतारों से बड़ी है, एक मां होकर भी तुम्हें यह कैसे विश्वास हो गया कि तुम्हारी आंखों में उस मां की विह्वल आंखों से अधिक शक्ति आ गई जो लगातार अपने बच्चे को स्नेहिल भोली आंखों से देखती रहती है, दुलारती रहती है और अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती। आशीष भाई में ज्यादा ताकत आएगी कि एक आदमी जो निठल्ला बैठा हुआ है उसमें ज्यादा ताकत आ गई, या जो लुटेरा है उसमें ताकत आ गई, या जो अपनी आंख में पट्टी बांधे हुए एक जगह बैठा है उसमें ज्यादा ताकत आ गई। आज दुर्भाग्य यह है कि पब्लिक आशीष भाई जैसे लोगों को ढूंढ के नहीं चुन रही, उस जैसे लोगों को चुन रही है, क्योंकि शायद हमारी माइथोलॉजी ने हमें यही सिखा दिया। तो तुम्हारा इस दुष्प्रचार में विश्वास कि कर्तव्य पालन से कर्तव्यहीनता में अधिक शक्ति निहित है, कितना घातक हुआ भविष्य में तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी देखा देखी आज भी अनगिनत लोग अपनी अपनी आंखों पर तरह तरह की पट्टियां बांधे बैठे हैं। अंधविश्वासों की पट्टी, नाम और विशेषणों की पट्टी, दुराग्रहों पूर्वाग्रहों की पट्टी, लोभ, और सबसे खतरनाक पट्टी अगर कोई है तो विज्ञापनों की, एडवर्टाइजमेंट्स की। सुबह से शाम तक एक झूठ को देखते रहिए, चाहे पढ़ते रहिए, और रात में विश्वास करके सो जाइए। तो लोभ और विज्ञापनों की पट्टी, इस भ्रम में कि फर्ज और धर्म भी निभ रहा है और लगातार शक्ति भी अर्जित होती जा रही है, भला ऐसा संभव है? वह तो भला हो कृष्ण का कि उन्होंने तुम्हारे भ्रम की लाज रख ली, अन्यथा यदि वे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को लंगोट न पहनाते और तुम देखती अपने पुत्र दुर्योधन का संपूर्ण निर्वस्त्र शरीर, और फिर भी उसका शरीर वैसे ही विखंडित हो जाता जो कि होना ही था, तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता? तो फिर तुम्हारी पट्टी कथा को कब का विराम लग गया होता? रही बात पतिव्रत धर्म की, तो आंखों पर पट्टियां बांधकर तुमने आजीवन पतिव्रत धर्म निभाया, बहुत पुण्य कमाया, लेकिन क्या मिला तुम्हें? इतने पुण्य का क्या लाभ हुआ? तुम, तुम्हारा परिवार, पति, पुत्र, परिजन, क्या कोई सुखी हुए? फिर ऐसे व्रत और ऐसे पुण्य कमाने का फायदा? आंखों पर पट्टियां बांधने से पतिव्रत धर्म शायद निभ ही गया हो, लेकिन क्या इससे पुत्रों प्रपौत्रों के पालन पोषण में पुत्र धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? राजधर्म निभाने में बाधा नहीं आई? प्रकृति धर्म निभाने में बाधा नहीं आई? क्या पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म पतिव्रत धर्म का हिस्सा नहीं है?
क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? क्या धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है? काश तुम विराट अविभाज्य धर्म का मर्म समझ पाती। और आखिरी लाइनें, वैसे सारा धर्म निभाने का जिम्मा क्या तुम्हारा ही था? क्या धृतराष्ट्र का कोई धर्म नहीं था? धृतराष्ट्र को भी तो पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए, पुत्र धर्म, राजधर्म, प्रकृति धर्म निभाने के लिए आदेश देना चाहिए था तुम्हें कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो, कि तुम अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। आज हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमसे यही इच्छा करता है कि हम अपने आंखों की पट्टियां खोल दें। जात की, धर्म की, क्षेत्रीयता की, भाषा की और लोभ की, इन सब पट्टियों से ऊपर उठकर खुली आंखों से हम भारत के लोग भारत को देखें। और जब हम खुली आंखों से भारत के लोग भारत को देखने लगेंगे तो हम 125 करोड़ लोकपाल हो जाएंगे। लोकपाल वह है जो खुली आंखों से दुनिया देख रहा है। जब हम आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं तो हम लोकपाल नहीं हैं। और इस देश के भविष्य के लिए, सुनहरे दिनों के लिए एक लोकपाल से काम नहीं चलेगा। हमको, आपको, सबको 125 करोड़ लोगों को लोकपाल बनना होगा। और जो वैदिक मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अगर हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ आ भी गए और आंख बंद करके आए या आंख पर पट्टी बांध के आए तो पूरी यात्रा निरर्थक हो जाती है। हमें अपने लोकतंत्र की यात्रा सार्थक करनी है। हमें आंख पे न पट्टी बांधना है, न बंधने देना है, और सही लोगों को, संवेदनशील लोगों को चुनना है। इसी साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन को इतने सुंदर सेमिनार आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने मन से आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूं।